तो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जितनी भी खोज की है उनके खोज से पहले ही हमारे वेदों में उन खोज के बारे में लिखा है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि हमारे वेदों में जितने भी साइंटिफिक डिस्कवरी है वो कैसे हुई। 1653 में यूजन नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी और सूरज की दूरी के बारे में बताया था। लेकिन अगर मैं कहूं कि सूरज और पृथ्वी की दूरी के बारे में किसी एस्ट्रोनॉमर ने नहीं बल्कि बहुत पहले तुलसीदास जी को इसके बारे में पता था और उन्होंने हनुमान चालीसा के एक पंक्ति में इसके बारे में बताया भी है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा उदाहरण नहीं है जो कि हमारे वेदों के बारे में बताता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिसके बारे में हमारे वेदों में बहुत पहले लिखा गया है। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे आविष्कार जिनका वर्णन वेदों में बहुत पहले से लिखा गया है, पर आज की जनरेशन को ये बताया जाता है कि उनका आविष्कार वेस्टर्न के लोगों ने किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला, सुश्रुता। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि सर्जरी का इन्वेंशन एम्ब्रॉयस पेरे ने किया है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि सर्जरी का मतलब होता क्या है। सर्जरी का मतलब ये होता है कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से किसी इंसान को खोला जाए ताकि पता चल पाए कि उसको कितनी बड़ी बीमारी है। अब तो हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनें जिसकी मदद से सर्जरी करना बहुत आसान हो चुका है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं पुराने समय की बात करूं जहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं है और वहाँ पर सर्जरी जैसी कॉम्प्लेक्स मेडिकेशन कर रखी है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। आपको शायद यही लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सुश्रुत द्वारा लिखी गई किताब सुश्रुत संहिता में सर्जरी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले औजारों से लेकर कितनी प्रकार की सर्जरी संभव हो सकती है वो सारी बातें उस किताब में लिखी गई है। सुश्रुत जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी करते थे तो उसे बेहोश या सुन करने के लिए हैनबेन यानी खुरसानी अजवाइन दिया करते थे। सुश्रुत ने अपनी किताब में 300 सर्जरी के बारे में लिखा है, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। पहला, नासा सदन राइनोप्लास्टी, जिसके अंदर नाक की सर्जरी की जाती है। दूसरा, करण सदन ऑटोप्लास्टी, जिसके अंतर्गत कानों की सर्जरी की जाती है। तीसरा, ओस्था सदन लोबिलोप्लास्टी आदि सर्जरी शामिल है और यही कारण है कि सुश्रुत जी को फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। दूसरा, पृथ्वी और सन की दूरी। जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया था कि यूजन ने टेलीस्कोप की मदद से अर्थ और सन की दूरी के बारे में बताया है और उन्होंने कैलकुलेट करके बताया था कि सन और पृथ्वी की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। लेकिन यही दूरी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा में भी लिखी हुई है। भाई मैं तो रोज पढ़ता हूँ इसके बारे में, लेकिन मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। भाई आपको इसका जवाब हमारी वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों आपके मन में भी शायद ऐसे ही सवाल होंगे कि आपने भी कभी गौर नहीं किया होगा हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद और इस ज्ञान के बारे में। युग सहस्र यो जन पर जानू लीलियो ताही मधुर फल जानू। युग का मतलब होता है 12 साल, सहस्त्र का मतलब होता है 1000 और योजन का मतलब है 8 माइल्स और इन सबको मल्टीप्लाई करने पर 96 मिलियन आता है और इसका मतलब 96 मिलियन माइल्स को अगर किलोमीटर में बढ़ा दिया जाए तो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर, यानी एग्जैक्ट उतना ही जितना साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करा था। और मजे की बात तो ये है कि तुलसीदास जी ने ये पंक्ति हनुमान जी के बाल गथा पर लिखी थी। शायद आपको भी याद हो कि जब हनुमान जी ने गलती से सूर्य को फल समझकर खाने के लिए पृथ्वी से सूर्य तक का सफर तय करा था। तीसरा, आईवीएफ इन महाभारत। दोस्तों आईवीएफ का यूज महाभारत में कहाँ हुआ था इसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आईवीएफ होता क्या है। आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी आसान शब्दों में कहूँ तो टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी किसी टेस्ट ट्यूब में किसी बेबी को जन्मा जाए। इनका यूज उन कपल द्वारा यूज करा जाता है जो बच्चा करने में असमर्थ हो। इस प्रोसेस के अंदर एक मेल डोनर से स्पर्म लिया जाता है और फीमेल डोनर से एग और उन दोनों का फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। खैर ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए अपने पॉइंट पर आता हूँ। महाभारत में आपने कुंती के 100 पुत्र के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या वे 100 पुत्र वैसे ही जन्मे थे जैसे नॉर्मल किसी बच्चे को जन्म दिया जाता है? रियल स्टोरी ये थी कि एक बार गंधारी की सेवा से खुश होकर व्यास जी ने गंधारी को 100 पुत्रों का वरदान दिया और कहते हैं कि अपने शरीर का टुकड़ा काटकर 100 घड़ों में रख दे और उनका अच्छे से पालन पोषण कर, और ऐसे ही 100 कौरवों का जन्म होता है। चौथा, स्पीड ऑफ लाइट इन ऋग्वेद। दोस्तों आपको भी पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कैलकुलेट करी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लाइट चलती है। शायद आपने भी यही पढ़ा होगा कि लाइट की स्पीड गैलीलियो ने 17वीं शताब्दी में खोजी थी और 1920 में एल्बर्ट माइकलसन ने 8 रोटेटिंग मिरर की मदद से लाइट की स्पीड को कैलकुलेट किया था। लेकिन इस सच्चाई को जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। 14वीं शताब्दी में सयान मसन, जिन्होंने ऋग्वेद का मंथन बहुत गहराई से किया था। ऋग्वेद के इस श्लोक को ध्यान से पढ़ें। योजनम सहस्त्र देवे देवे शते देवे 4 योजन अकेन निमिषार देना कर्माना नमो सुते। इस श्लोक का मतलब है कि मैं आदर से साहित सूर्य की किरणों को प्रदान करता हूँ जो 2200 योजन का सफर आधे निमिष में तय करके आई है। योजन मतलब 8 माइल, 1 निमिष यानी 0.213 सेकंड, तो आधा निमिष हुआ 0.105 सेकंड। अब बचे हुए कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करें 2202 से और डिवाइड करें 0.1
105 से, तो बराबर में 1,67,771 माइल्स पर सेकंड आता है, जिसे किलोमीटर पर सेकंड में बदला जाए तो 2.9 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी लगभग उतनी ही वैल्यू जितने साइंटिस्ट द्वारा कैलकुलेट की गई थी। पांचवा, वैल्यू ऑफ पाई और सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ। दोस्तों, पाई की वैल्यू का महत्व अभी से नहीं बल्कि हजारों सालों से माना जाता है। मैथमेटिक्स में कई सारी ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें अगर पाई की वैल्यू को ना रखा जाए तो वो कैलकुलेशन उलट पुलट हो जाएगी। जैसा कि हमें अर्थ के सरकमफ्रेंस यानी परिधि के बारे में पता करना हो तो हमें सिर्फ गोले का परिधि का फॉर्मूला लगाना है 2πr, जिसमें r का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हमें पाई की वैल्यू पता होगी तो हम इसे निकाल सकेंगे। पाई की वैल्यू पता करने में कई सारे लोगों का योगदान है, जिनमें से कहा जाता है कि सबसे पहले पाई की वैल्यू 1731 में यूरोप के लैम्बर्ट ने बताई थी और वही वैल्यू थी 3.1416। अब योगदान की बात करी है तो ये भी देख लेते हैं कि क्या सही में पाई की वैल्यू में पश्चिमी लोगों का योगदान था या भारतीयों का। वेस्टर्न साइंटिस्ट की ओर देखें तो ये पता चलता है कि पाई की संख्या खोजना उन्होंने 18वीं शताब्दी में शुरू करा था, लेकिन अगर आप भारतीयों की तरफ देखेंगे तो ये कार्य बहुत पहले शुरू हो गया था। 499 कॉमन एरा आर्यभट्ट ने पाई की संख्या बताई थी जो कि 3.14 थी। छठा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सीबीएसई का सबसे फेवरेट थ्योरम है। अगर हम बात करें इस थ्योरम की तो स्टूडेंट इस थ्योरम को समझते नहीं है बल्कि इसको याद करने में लग जाते हैं, लेकिन इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। खैर, मैं इस थ्योरम के बारे में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन ये भी बताना चाहता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस के जन्म से 1000 साल पहले ही डिस्कवर हो चुकी थी। इमेजिन करिए कि आपके पास दो स्क्वायर हैं अलग अलग साइज के, एक स्क्वायर साइड ए और दूसरा स्क्वायर साइड बी, और दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर रखे गए हैं। दोनों स्क्वायर के एरिया का सम यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तीसरे स्क्वायर के एरिया सी स्क्वायर के बराबर होगा, जो डायगोनली यानी तिरछा रखा है। यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन यही थ्योरम आपको बुद्धायन द्वारा रचित बुद्धायन शुल्ब सूत्रम में मिलेगी, जिसमें एडवांस मैथमेटिक्स का ज्ञान बताया गया है। इस श्लोक के थ्रू हम सारी बातों को समझते हैं और पता करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से एक्सप्लेन करी गई है। अब इन सारी बातों को जोड़कर रखा जाए तो एक रस्सी को रेक्टेंगल के डायगोनल रखने पर और उसके एरिया वर्टिकल पर हॉरिजॉन्टल एरिया के बराबर होगा। दोस्तों, इस श्लोक में कुछ इस प्रकार की बातें कही गई है जिसके द्वारा ही पाइथागोरस थ्योरम एक्सप्लेन है। तो दोस्तों, अब आपको यकीन हो गया होगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वेदों के ज्ञान की तुलना करना सही नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? और दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही खोज के बारे में पता है जो वेस्टर्न साइंटिस्ट से पहले हमारे वेदों में शामिल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।